Welcome to my channel Sahitya Classes. Today we will discuss about age of choices जो कि एग्जाम पॉइंटर्स और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग देखेंगे यूजीसी नेट इंग्लिश लिटरेचर। एज ऑफ चॉसर जो है मतलब उनका डिटेल्स देखेंगे, उनका पर्सनल लाइफ, करियर, वैल्यू एज ए पोएट, इम्पोर्टेंट वर्क्स और व्हाट द जॉनरा ही डेवलप्ड। क्या क्या जॉनरा इंग्लिश लिटरेचर में ये डेवलप्ड किए हैं उसको भी हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो पहले अगर आप लोग मेरी वीडियो पहले बार देख रहे हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल so that I can get motivated and bring more and more video for you. So anything, any query you can comment me in the chat box. कोई भी क्वेरी हो, कुछ भी नीडेड थिंग्स हो, यूजीसी नेट के नोट्स चाहिए तो आप लोग मुझे कमेंट कर सकते हैं। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो ऑन चासर। सो चसेस अर्ली लाइफ। सो पहले हम लोग चसेस के अर्ली लाइफ देखेंगे और पर्सनल लाइफ। जो फादर जॉन चासर जो कि रिच मर्चेंट इन लंदन का वो रिच मर्चेंट थे जैसे कि, और उनके मतलब चासर्स के फैमिली और फादर और ग्रैंडफादर एवरीवन रिलेटेड विद द रॉयल फैमिली और किंग। सो जो फादर जॉन चौसर थे जीफ्रे चासर के, वो क्या थे, एन इम्पोर्टेंट मर्चेंट विद अ रॉयल अपॉइंटमेंट। मतलब रॉयल अपॉइंटमेंट से एक वाइन मर्चेंट थे, जैसे हम लोग बोलते हैं ना क्या लाइसेंस वैसी टाइप का। तो उनका फादर जॉन चासर रॉयल रिलेशनशिप था, रॉयल मतलब किंग से उनका मतलब आना जाना था। देन मदर एग्नेस चासर। देन चासर जो है बिफोर 20 ईयर्स ऑफ एज, मतलब 20 ईयर्स से पहले वो ज्वाइन कर लिए थे कहाँ, ड्यूक पेज। सो ड्यूक पेज का मतलब ये है कि जैसे समवेयर इट इज रिटन दैट फ्लैग बियरर ऑफ ड्यूक। तो ड्यूक जब चलते हैं तो सामने में फ्लैग पकड़ के चलते हैं, वैसे ही मतलब ड्यूक के वन टाइप ऑफ सर्वेंट, लेकिन सर्वेंट कहाँ पे भी मेंशन नहीं किया गया है। सो ड्यूक पेज इज देयर। सो ड्यूक के साथ वो काम कर रहे थे, मतलब कोर्ट में काम कर रहे थे, क्लोज टू किंग, एंड ऑल्सो पार्टिसिपेटेड इन 100 years of war as a soldier. So and he had a royal connection. So 100 years of war में भी वो एज ए सोल्जर पार्टिसिपेट किए थे और रॉयल कनेक्शन भी उनका था। देन नेक्स्ट, और कैसे रॉयल कनेक्शन इनका बना, जैसे जब वो मेरी मतलब शादी किए फिलिपा रॉयड से। सो फिलिपा रॉयड कौन थे, सिस्टर ऑफ थर्ड वाइफ ऑफ जॉन ऑफ गॉन्ट। सो जॉन ऑफ गॉन्ट जो थे किंग, उनके जो थर्ड वाइफ थे उनका सिस्टर थे फिलिपा रॉयड। सो अराउंड 1366 चौसर मैरिड फिलिपा डी रॉयड. She was a lady in waiting to Edward III's queen, Philippa of Hainaut, and a sister of Catherine Swanford, who later मतलब 1396 became the third wife of John of Gaunt. So this is the description about his wife, and through his wife also he had a connection with the royal families. Then नेक्स्ट हम लोग देखेंगे चॉसर्स करियर। सो चॉसर्स करियर्स में हम लोग का यू नो दैट एंटायर लाइफ एंड करियर लिव्ड विथ 3 डिफरेंट किंग्स। सो चॉसर जो हैं 3 डिफरेंट किंग के फेजेस में काम किए हैं और ये एग्जाम में यूजीसी नेट में आ चुका है। सो एडवर्ड द थर्ड जो कि 1327 to 1377, it means that उनका बर्थ कब हुआ था, 1343। सो मतलब 1327 to
1377 जो एडवर्ड द थर्ड थे उसी टाइम उनका बर्थ हुआ था। देन रिचर्ड सेकंड जो है 1377 टू 1399। देन हेनरी फोर्थ 1399 टू 1415। सो हेनरी फोर्थ के टाइम में उनका डेथ होता है। सो ये है आपका जो 3 डिफरेंट किंग्स के फेजेस में वो काम किए हैं। देन की रोल्स एंड अपॉइंटमेंट्स, क्या क्या उनका इम्पोर्टेंट रोल और कैसे मतलब कोर्ट से उनका अपॉइंटमेंट मिला था, ये हम लोग अभी देखेंगे। जैसे कि 1367 एंटर्ड रॉयल सर्विस एज अ वेलेट डे चैम्बर फॉर एडवर्ड थर्ड। सो एडवर्ड थर्ड की मतलब कोर्ट में और रॉयल सर्विस एज अ वेलेट डे चैम्बर थे। देन नेक्स्ट 1374 में अपॉइंटेड कंट्रोलर ऑफ कस्टम्स इन लंदन। फिर 1374 में उनको ये अपॉइंटमेंट मिला था, कंट्रोलर ऑफ कस्टम्स। देन 1389 appointed clerk of the king's works by Richard II, a significant position managing royal properties। so ये 1389 में रिचर्ड सेकंड के कोर्ट में क्लर्क थे और ये मतलब रॉयल प्रॉपर्टी का मैनेजिंग मतलब ये सब देख रेख कर रहे थे। 1391 1399 held other post like a sub forestship and received royal grants। Then in 1399 जो the new king Henry IV confirmed and increased his annuities and recognizing his status। so these are the important appointment in the courts of different kings। ये भी आप लोगों का बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट एग्जाम पॉइंट्स है, इसको आप लोग नोट करके रख सकते हैं। किस पीरियड में क्या क्या अपॉइंटमेंट उनको मिला था, कैसे उनका रॉयल कनेक्शन था। देन इम्पोर्टेंट इवेंट्स इन हिज पीरियड, उनके पीरियड में क्या क्या इम्पोर्टेंट इवेंट्स हुआ था, जैसे 100 ईयर्स ऑफ वॉर। 100 ईयर्स ऑफ वॉर्स जब होता है लंदन और फ्रांस के बीच, वहाँ पे क्या होता है, उसी टाइम उनको मतलब बंदी बना लिए जाते हैं वॉर के दौरान। एंड फिर 1600 पाउंड से उनको छुड़वाते हैं 100 ईयर्स ऑफ वॉर। तो पहले मेरे स्लाइड में दिखाई थी कि मतलब 100 ईयर्स ऑफ ये वार में वो क्या एक सोल्जर्स के सोल्जर्स एज अ सोल्जर ही participated in 100 years of war। so in that war he what imprisoned but with 16 pound 16 pound he what छुड़वा गए थे उसी पैसे दिला दे के। नेक्स्ट उनका ब्लैक डेथ 1347 टू 1351। इस पीरियड में क्या हुआ था, लंदन में बहुत ज़्यादा महामारी टाइप का हो गया था और बहुत ज़्यादा लोगों का डेथ हो गया था, इसलिए इस पे उसको ब्लैक डेथ बोला जाता है। देन पीजेंट्स रिवोल्ट 1381। इस टाइम क्या हुआ, जो किंग थे मतलब पीजेंट के ऊपर ज्यादा टैक्स का हैवी टैक्स लेविस हुआ था उस टाइम। इसको पीजेंट्स लोग रिवोल्ट किए थे बहुत मात्रा में, ज्यादा ह्यूज हुए। दिस इज द पीजेंट्स रिवोल्यूशन और पीजेंट रिवोल्ट। दीज आर द इम्पोर्टेंट एंड व्हाट द थिंग इज दैट इसका क्रोनोलॉजी एग्जाम में आ चुका है। तो हम लोगों को इसको मतलब ईयर 100 ईयर्स ऑफ वॉर का ईयर भी पूछा गया है, पहले बहुत पहले आया था 1337 टू 1453। इसको याद करना है, ब्लैक डेथ कब से कब हुआ था। देन ये पीजेंट्स रिवॉल्यूशन, अगर क्रोनोलॉजी आ जाता है तो उसको याद करना है HBP ऐसे करके, HBP 100 ईयर्स ऑफ 100 ईयर्स ऑफ वॉर, देन ब्लैक डेथ, देन पीजेंट रिवोल्ट्स। नेक्स्ट, वैल्यू एज ए पोएट। एज ए पोएट उनका कैसे मतलब इम्पोर्टेंस रहा है उस पीरियड में। बिकॉज ऑफ हिज इम्पोर्टेंस दिस पीरियड इज कॉल्ड द 14th सेंचुरी इज कॉल्ड द व्हाट एज ऑफ चासर, बिकॉज चासर का डोमिनेशन था उस टाइम। चासर इज कंसिडर्ड एज फादर ऑफ इंग्लिश पोएट्री बाय जॉन ड्रायडन। जॉन ड्रायडन उनको फादर ऑफ इंग्लिश
पोएट्री कंसिडर कर रहे थे। सो इस ये है मतलब कौन उनको फादर ऑफ इंग्लिश पोएट्री बोले हैं, जॉन ड्राइडन। अगेन फास्ट ऑफ इंग्लिश स्टोरी टेलिंग और फास्ट स्टोरी टेलर भी चासर हैं। देन फादर ऑफ travelogue literature in English because of the work Canterbury Tales। सो अभी हम लोग ट्रैवलॉग और ब्लॉग देख रहे हैं, तो उसी टाइम 14th सेंचुरी में भी व्हाट चासर ये स्टार्ट किए थे। ट्रैवलॉग मतलब ट्रैवल करके ब्लॉग बनाना लिखना, अंडरस्टैंड। सो दिस इज द you can find it in the Canterbury Tales। The next one, first writer to use frame narratives in English। So frame narrative means क्या, आपका जो story within a story। सो जैसे कि आप लोगों का ये मतलब चौसर पहले से लिख चुके हैं फ्रेम नैरेटिव्स। बाद में जैसे हम लोग 16th सेंचुरी एलिजाबेथन एज आते हैं, सो विलियम शेक्सपियर का वर्क्स में हम लोगों को फ्रेम नैरेटिव मिलता है, जैसे हैमलेट में है, बहुत सारे वर्क में मिलता है। सो दिस इज द फ्रेम नैरेटिव जो कि पहली बार चौसर ने यूज किए हैं। Then Chaucer's art of characterization praised by John Dryden, here's the God's plenty। So ये भी आप लोगों का बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए। मतलब here's the God's plenty कौन बोले हैं, किसके लिए, जॉन ड्राइडन बोले हैं चौसर के लिए। देन मैथ्यू आर्नोल्ड जो हैं वो चौसर को प्रेज किए थे और क्या बोले थे, इट इज विद हिम दैट आवर रियल पोएट्री इज बॉर्न। तो ये मैथ्यू आर्नोल्ड बोले थे। उसके साथ मैथ्यू आर्नोल्ड क्रिटिसाइज भी किए थे क्या, कि चौसर लैक्स हाई सीरियसनेस। सो मतलब ज़्यादा सीरियस नहीं रहते हैं लिखने के टाइम में, ये बोले थे मैथ्यू आर्नोल्ड। सो दीज आर द इम्पोर्टेंट फैक्ट्स एंड इम्पोर्टेंट पॉइंट्स दैट यू हैव टू कीप it in your mind and in your note also for the UGC NET examination। सो अगर मेरी वीडियो आप लोगों को अच्छा लग रहा है तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल and hit the bell icons so that you can find the notification of my videos। So next, Chaucer as a writer। So you know that Chaucer's writing career is divided into 3 parts। So 3 phases में उनका राइटिंग करियर को डिवाइड किया गया है, जैसे एंग्लो नॉर्मन फ्रेंच और ओल्ड फ्रेंच और फ्रेंच पीरियड। जैसे कि नॉर्मली हम लोग बोलते हैं फ्रेंच पीरियड, देन इटालियन पीरियड, देन इंग्लिश पीरियड। तो ये एक बात ये है कि मतलब वो फ्रेंच पीरियड के कुछ भी पर्टिकुलर डेट नहीं दिया गया है, लेकिन कुछ कुछ बुक्स में दिया गया है, इसलिए मैंने लिखी हूँ। बाद में नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग जब डिटेल्स देखेंगे उनके पीरियड के बारे में, वो मतलब आप लोगों का यस वहाँ पे मेंशन किया गया है। सो ब्रॉडली उनका लिटरेरी करियर और राइटिंग करियर डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स, फ्रेंच पीरियड, इटालियन पीरियड एंड योर इंग्लिश पीरियड। सो फर्स्ट लेट्स सी द फ्रेंच पीरियड। सो फ्रेंच पीरियड में क्या होता है, चौसस फ्रेंच पीरियड 1359 से 1372 तक लिया गया है उनका फ्रेंच पीरियड। इस टाइम में क्या मतलब वो तो कोर्ट में काम कर रहे थे किंग के साथ, तो डिप्लोमेटिक का काम के लिए वो डिफरेंट कंट्रीज घूमते रहते थे। तो उसी दौरान डिप्लोमेटिक काम से वो गए थे फ्रांस, और वहाँ पे फ्रेंच राइटिंग्स मतलब फ्रेंच राइटर्स के राइटिंग से इन्फ्लुएंस होके वो अपने कुछ लिटरेरी वर्क्स निकाले थे। जैसे कि फ्रेंच पीरियड वाज हिज अर्ली लिटरेरी फेज, heavily influenced by French courtly poetry and culture due to his military service and diplomatic travels in France, with key works including his translation of the Romance of the Rose or Romaunt of the Rose and the original Dream Vision poem, the Book of the Duchess। So reflecting फ्रेंच स्टाइल्स एंड थीम्स लाइक कोर्टली लव। तो ये जो फ्रेंच पीरियड में जो वो लिखे थे उनका मोस्टली क्या था, कोर्टली लव के ऊपर वो लिखे थे और कल्चर के ऊपर लिखे थे। एंड जैसे कि ड्रीम विजन उसके ऊपर वो पोएम लिखे थे। जैसे आपका जो द बुक ऑफ द डचेस है, वहाँ पे चौसर खुद एक ड्रीम देखते हैं, और ड्रीम में क्या होता है, एक बुक वो पढ़ रहे हैं और उसी बुक में फिर कैरेक्टर दो आते हैं,
एक प्रिंस एंड प्रिंसेस, और यहाँ पे दी बिट लव, मतलब कोर्टली लव को दिखाया गया है। और वहाँ पे मतलब मोस्टली वो कोर्टली लव डिस्क्राइब किए हैं फ्रेंच स्टाइल में, रिफ्लेक्टिंग फ्रेंच स्टाइल एंड थीम्स लाइक कोर्टली लव। सो द नेक्स्ट वन, की कैरेक्टरिस्टिक्स, क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है उनका फ्रेंच पीरियड में लिखना, उनका राइटिंग्स में क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है। जैसे वो इन्फ्लुएंस हुए थे, स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट फ्रॉम फ्रेंच पोर्ट्स लाइक गुलामे डी माउंट, देन फ्रॉइसार्ट एंड द एलेगोरिकल ड्रीम विजन ट्रेडिशन। ये मतलब फ्रांस से वो इन्फ्लुएंस हुए, फ्रेंच पोर्ट से इन्फ्लुएंस हुए थे, और वो ड्रीम विजन, एलेगोरिकल ड्रीम विजन ट्रेडिशन से वो लिखना स्टार्ट किए थे। नेक्स्ट उनका थीम्स क्या क्या था जिसके ऊपर वो फोकस किए थे, कोर्टली लव, एलेगोरिकल सेटिंग्स एंड ड्रीम विजन नैरेटिव्स। देन योर व्हाट कॉमन इन मेडिएवल फ्रेंच लिटरेचर, जो कि ये सब मेडिएवल फ्रेंच लिटरेचर में कॉमन था, उसी थीम्स को लेके वो लिखे थे, कोर्टली लव, एलिगोरिकल सेटिंग एंड ड्रीम विजन नैरेटिव्स। उनका मेजर वर्क्स क्या है फ्रेंच पीरियड में, जैसे कि रोमांस ऑफ द रोज, ए ट्रांसलेशन और पार्शियल ट्रांसलेशन ऑफ द फ्रेंच एलिगोरिकल पोएम, एक cornerstone of medieval French literature. Then the Book of the Duchess, Chaucer's first major original work, an elegy written as a dream vision lamenting the death of Blanche, Duchess of Lancaster, heavily borrowing French forms. ये एग्जाम में पूछा गया है, मतलब किसके लेमेंट में वो द बुक ऑफ द डॉचेस लिखे हैं, वो जोफ्रे चौसर। ये एग्जाम में आ चुका है, तो आपको ये माइंड में रखना होगा। सो चौसर का जो फर्स्ट ओरिजिनल मेजर वर्क है ये है द बुक ऑफ डॉचेस। अगेन इट इज रिटन इन द ड्रीम विजन एंड इट इज एलिजी। एट द सेम टाइम ही वाज राइटिंग दिस पोएम, पोएट्री, डेथ ऑफ ब्लांची, द डचेस ऑफ लैंकस्टर। ये आपको याद करना है। सो context क्या है, Chaucer's role as a diplomat and soldier in France exposed him to this rich literary world। तो जब वो डिप्लोमेटिक ट्रैवल में जा रहे थे, डिफरेंट कंट्री विजिट कर रहे थे, तो फ्रांस जाके ये मतलब इनहेरिट करके फिर अपने बुक में लिखे हैं। सो दिस पीरियड sorry, marks the foundation of his poetic career before his later Italian and fully English phases। So ये periods से developed करके वो क्या हुआ, फिर Italian and English phases में वो different works लाए। So अगर मेरी वीडियो आप लोगों को अच्छा लग रहा है, सही में हेल्पफुल हो रहा है, तो लाइक करना, एक लाइक जरूर करना, इट्स मोटिवेट मी। देन नेक्स्ट, सो चसस इटालियन पीरियड। सो चसर का जो इटालियन पीरियड है यहाँ पे आप लोगों का, जो roughly it is said that 1372 to 1385 was his middle literary phase, inspired by his diplomatic travel to Italy, where he encountered the works of Dante, Petrarch, Boccaccio, leading to more complex narratives and deeper character exploration seen in like your works like Trellis and Cresside, The House of Fame, The Parliament of Fowls. This period marked a shift from French influences to Italian humanism, focusing on narrative structure and what psychological depth। सो चसेस का जो इटालियन पीरियड है, अगेन वहाँ पे भी क्या हुआ था, डिप्लोमेटिक ट्रैवल किए थे इटली, और वहाँ पे जो दांते, पेट्राज, बोकासियो के डिफरेंट बुक्स, जो क्लासिक बुक माने बुक वो पढ़े थे, वो सारे वहाँ से जो इनहेरिट किए थे डीपर कैरेक्टर्स, वहाँ से पढ़ के वो क्या एक्सप्लोर किए थे, जो कि अपने बुक्स ट्रेलस एंड क्रेसेड, हाउस ऑफ फेम एंड पार्लियामेंट ऑफ फॉल्स, इसमें ये सब लिखे हैं। और मोस्टली फ्रेंच इन्फ्लुएंसेस टू इटालियन ह्यूमनिज्म, फोकसिंग ऑन नैरेटिव स्ट्रक्चर एंड साइकोलॉजिकल डेप्थ। ये सब मतलब इटली के जो राइटर्स, फेमस राइटर्स से पेट्रास, दांते, बोकासियो, मतलब ह्यूमनिज्म के ऊपर ज़्यादा फोकस कर रहे थे, नैरेटिव स्ट्रक्चर को, साइकोलॉजिकल डेप्थ को फोकस कर रहे थे, तो वहाँ से वो
मतलब वही थीम को उठा के चासर अपने बुक में डाल दिए। जैसे कि आप लोगों का इटालियन मास्टर्स कौन कौन है जिससे वो चासर हैवीली इन्फ्लुएंस्ड हुए थे, जैसे दांते, उनका बुक जो कॉमेडिया है, देन पेट्राज his sonnets and translations, and Boccaccio the Decameron, Philostrato and Tacidia and for themes and structure। सो ये था मतलब जहाँ से वो इन्फ्लुएंस हुए थे। और चौसर इटालियन राइटर से इन्फ्लुएंस होके लिखे थे। तो दांते का जो कॉमेडिया था, फिर पेट्राच का जो सोनेट्स था। सो क्वेश्चन एक बार आया था, पेट्रास जो सोनेट्स लिख रहे थे किसके लिए लिखे थे। सो उनका लेडी लव लॉरा, ये क्वेश्चन में आया था। सो पेट्रास का जो सोनेट राइटिंग स्टाइल से इन्फ्लुएंस होके चौसर लिखे हैं, वैसे ही बोकासियो के डकामेरॉन, फिलोस्ट्राटो, ये सब से इन्फ्लुएंस होके चौसर लिखे हैं। फिर क्या हुआ ना, ऐसे भी एग्जाम में आता है कि चौसर कौन से बुक, चौसर का कौन से बुक डेकामेरन से इन्फ्लुएंस हुआ है, और मतलब डेकामेरन का कैरेक्टर्स को लिया गया है बोकासियो का, ये भी क्वेश्चन आता है। सो लिटरेरी टेक्निक्स क्या क्या था, मतलब जो चासर अडॉप्ट किए थे, जो कि सोफिस्टिकेटेड नैरेटिव फॉर्म्स, कॉम्प्लेक्स कैरेक्टर्स, एक्सप्लोर्ड ह्यूमन इमोशन विद ग्रेटर डेप्थ। देन उनका मेजर वर्क्स क्या था इस पीरियड में, इटालियन पीरियड में, द हाउस ऑफ फेम, पार्लियामेंट ऑफ फाउल्स। पार्लियामेंट ऑफ फाउल्स में क्या है, सेलिब्रेटिंग रिचर्ड सेकंड से बिथ्रो betrothal, then legend of good women, introducing the heroic couplets, so Troilus and Cressida based on Boccaccio's Philostrato, अभी जो बोल रही थी मैं, then Knight's Tale from Boccaccio's टेसेडा। सो जैसे कि आप लोगों का क्वेश्चन में आता है, ट्रोइलस एंड क्रेसिडा इन्फ्लुएंस्ड बाय विच वर्क, सो बोकासियस फिलोस्ट्राटो, ऐसा क्वेश्चन में आता है। देन क्या है, चौसर वेराइटी कैरेक्टर्स को लेके लिखते हैं, इसलिए तो चौसर का इतना बड़ा नाम है इंग्लिश लिटरेचर में। इवन उस टाइम चौसर के टाइम में वुमेन का उतना भी, वुमेन के ऊपर कुछ लिखना, राइटिंग्स उतना डेवलप्ड नहीं हुआ था, फिर भी जेफरे चौसर ने मतलब गुड वुमेन कैरेक्टर्स को लेके उस टाइम वुमेन के ऊपर भी एक बुक लिखे थे, जो कि लीजेंड ऑफ गुड वुमेन, हीरोइक कपलेट में वो लिखे थे। तो यहाँ पे हीरोइक कपलेट का इंट्रोडक्शन का मतलब इंट्रोड्यूस्ड होता है फॉर द फर्स्ट टाइम। तो ये था मतलब ऐसे इम्पोर्टेंट कैरेक्टर्स थे, मतलब और राइटर थे आपका जेफरे चासर। देन उनका जो ट्रैवल था, हिज मिशन टू गेनोआ एंड फ्लोरेंस exposed him to Italian Renaissance ideas and figures like Petrarch and Boccaccio. So traveling करके ये सब उनका आया था। Then next one is the what year आपका English period. So what year English period. So Geoffrey Chaucer's literary career. So हम लोग देखे what are your um, Geoffrey Chaucer's literary career in the English period, like your late 1380s to 1400, जो कि marked his mature phase, culminating in his masterpiece The Canterbury Tales। so इस period में आप लोगों का दो masterpiece है, और बहुत ज़्यादा famous जो Canterbury Tales है, English period में वो लिखे थे और बहुत ज़्यादा famous भी हुआ था। और इस वर्क में ही फोकस्ड ऑन इंग्लिश सोसाइटी कैरेक्टर्स एंड वर्नाकुलर मिडिल इंग्लिश, देन solidifying his status as the father of English literature। और इसी राइटिंग्स के वजह से उनको फादर ऑफ इंग्लिश लिटरेचर भी कहा जाता है। उनका यूज ऑफ लैंग्वेज और जो डिफरेंट डाइवर्स नैरेटिव्स जो मेडिएवल लाइफ को लेके लिखे थे, ये सब उनको, इसलिए उनको फादर ऑफ इंग्लिश लिटरेचर कहा जाता है। So key characteristics of your English literature is like that: focus on English life, like shift from French, Italian influences to depicting contemporary English life, pilgrims and social dynamics.
सो ये था एक शिफ्टिंग था फ्रॉम ओल्ड टू medieval to some towards the modern, or sometimes Chaucer also called the modern writer, माने मॉडर्न थीम को लेके भी वो लिखना शुरू किए थे. So the Canterbury Tales, which a magnum opus, a collection of tales illustrating various literary genres, exploring human nature, morality and social structure. So Canterbury Tales जो है उनका मास्टरपीस है, मैग्नम ओपस है, जो कि कलेक्शन ऑफ टेल्स है. तो वहाँ पे क्या हुआ था, 24 टेल्स है वहाँ पे. और इस टेल में बहुत इम्पोर्टेंट थीम्स को सोसाइटी, उसी टाइम का सोसाइटी कैसे था, लोग कैसे थे, कोर्ट कैसा था, करप्शन फ्री और करप्शन, देन योर चर्च, ऑल दोज थिंग्स ही ब्रॉट इनटू दैट कैंटेबरी टेल्स. So mastery of Middle English, like established English as a legitimate literary language, introducing numerous words and poetic forms, rhyme, royal and heroic couplets, ये सब introduce किए थे. Then public service and inspiration, his career as a diplomat and MP informed his keen observation of different classes, while his work inspired later writers like the Scottish Chaucerians. So later writers also influenced by the Chaucer's writing. So उनका जो इस पीरियड का जो वेरी important और मेजर वर्क्स थे, द लीजेंड ऑफ टेल्स, सॉरी द कैंटरबरी टेल्स, द लीजेंड ऑफ गुड वुमेन, देन ट्रायलस क्रेसिड, इस पीरियड में ये लिखे थे. और आपका जो कैंटरबरी टेल्स है, वहां से क्वेश्चन यूजीसी नेट से बहुत बार क्वेश्चन आता है, रिपीटेड क्वेश्चन भी आता है. जैसे कि आप लोगों का इम्पोर्टेंट टेल्स है नाइट्स टेल, देन योर वाइफ ऑफ बाथ टेल्स, ये सब बहुत जो इम्पोर्टेंट टेल्स है पूछा जाता है. तो कैंटरबरी टेल्स यूजीसी नेट के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है. देन नेक्स्ट आपका जो है लिटरेरी कैरेक्टरिस्टिक्स, क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उनका राइटिंग का, और क्या नया हुआ था उनका राइटिंग्स में, उनका पीरियड में. सो चॉसर हेल्प इन ट्रांजिशनिंग लिटरेचर फ्रॉम ओल्ड इंग्लिश टू मिडिल इंग्लिश. सो मैं पहले से बोल चुकी हूँ, उनका राइटिंग्स एक शिफ्टिंग है ओल्ड इंग्लिश टू मिडिल इंग्लिश. और उनका जो की जनरा है, जैसे कि लिखे हैं उनके ऊपर पोएट्री लिखे हैं, रोमांस, एलिगोरी, फेबलियन. So Fabian is one type of what लाइफ फिलोसफी, डीप लाइफ फिलोसफी, डीप मोरल जहाँ पे हम लोगों को मिलता है उसको फैबलियन कहा जाता है. देन उनका मोस्ट कॉमन थीम था कोर्टली लॉ, जो कि वो इन्फ्लुएंस हुए थे व्हाट यूरो इटालियन पेट्राच जो सोनेट से. देन इन्फ्लुएंस्ड बाय इटालियन राइटर्स दांते, बोकासियो, पेट्राच, उनसे इन्फ्लुएंस हुए थे. अगर हम लोग चसर के करियर को देखेंगे, राइटिंग करियर के लिटरेरी पार्ट को देखेंगे, तो यहाँ पे इसको हम लोग समराइज कर सकते हैं. देन पोएटिक फॉर्म्स एंड इनोवेशंस, क्या क्या पोएटिक फॉर्म्स यूज किए थे, क्या इन्वेंट किए हैं. जैसे कि ही एक्सपेरिमेंटेड विथ राइम्ड काप्लेट्स, देन आयम्बिक पेंटामीटर, ताजा रीमा, ये इसके ऊपर ये मतलब एक्सपेरिमेंट किए हैं और यूज किए हैं अपने राइटिंग में. इंट्रोड्यूस्ड किए हैं हीरोइक कपलेट इन इंग्लिश भास. सो फॉर द फर्स्ट टाइम जो प्रीचॉसर हीरोइक कपलेट यूज किए थे. देन डेवलप्ड राइम रॉयल स्टांजा वो डेवलप किए थे. तो कोर्ट में एक्चुअली वो कोर्ट पोएट, मतलब कोर्ट के रिनाउंड पोएट भी थे, क्योंकि वो ज़्यादातर किंग के ऊपर भी लिखते थे, रिलीजियन के ऊपर लिखते थे. इसलिए उनका राइटिंग्स किंग और कोर्ट के जो पीपल हैं पढ़ते थे और उनका बहुत ज़्यादा एडमायरेशन भी करते थे. सो मतलब क्राउन को प्रेज करना उनका राइटिंग्स में भी आप लोग देखेंगे. सो दिस इज ऑल अबाउट योर विलियम जेफरे चासर. सो अगर मेरी वीडियो आप लोगों को हेल्पफुल हो रहा है, आप लोगों के एग्जाम के लिए अगर हेल्पफुल हो रहा है, तो प्लीज like, share and subscribe my channel. And the next I will bring the another video for you
which will helpful again for your UGC NET examination. So thank you for watching my video. Thank you.